हेलो गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न जो बीपीएससी तैयारी 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और सामान्य अध्ययन ये सभी वर्गों के लिए ज़रूरी हैं, क्लास 6 to 8 से लेकर के और क्लास 11 12 तक सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और प्रश्नों का लेवल सभी में देखा जा रहा है कि सभी का जो सिलेबस है एक समान जैसा है सामान्य अध्ययन के लिए। इसमें लैंग्वेज जो है पहले पार्ट में है, देख लीजिए। इसका पार्ट 1 जो है वो लैंग्वेज का है, जो उसमें 30 प्रश्न हैं और लैंग्वेज के जो प्रश्न हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पार्ट 2 जो है ये सामान्य अध्ययन है और इसका जो पार्ट 3 है वो सामाजिक अध्ययन का है या फिर आपके विषयवार विषय के अनुसार है। अगर सभी पार्ट्स को एक साथ बनाया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम लोग लैंग्वेज के प्रश्नों को अलग वीडियो में देखेंगे और सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं उसको हम अलग वीडियो में देखते हैं। सामान्य अध्ययन के इसके पहले भी हमने 18 वीडियो जो है कि हमने अपलोड किया है। आप बीपीएससी तैयारी 2 करके मेरा प्लेलिस्ट है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ये नई बुक आई है रुक्मिणी पब्लिकेशन की, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये नए बुक का ये जो है कि जो नई किताब आई है रुक्मिणी पब्लिकेशन की, तो उसका ये सामान्य अध्ययन का ये सेट है। तो आइए देखते हैं और इसमें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताना है कि कर्क रेखा हम जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसमें कर्क रेखा जो है कि वो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है, यानी कि इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मणिपुर। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। 32वां प्रश्न है कि इसमें से कौन सी पहाड़ी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो देख लीजिए, डफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, यानी कि इसमें से ये एक से अधिक इसमें जो प्रश्न हैं ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। 33वां प्रश्न देख लीजिए, कौन गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं और गंगा की सहायक नदी हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि जो कोसी नदी है वो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में है। म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में है ये बताना है। तो देखिए, म्यूराक्षी परियोजना ये झारखंड में है। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और म्यूराक्षी जो परियोजना है यह झारखंड के दुमका जिला में है और ये मसानजोर नामक स्थान पर म्यूराक्षी नदी पर ही बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है इसका, अगला प्रश्न यानी कि क्रम संख्या इसका 35वां होगा, यानी कि कामेट चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है। कामेट चोटी जो है हिमालय के हिमाद्री श्रेणी की चोटी है और इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन ए। और कामेट चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो शहरों का समूह दिया हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है और देखिए इसमें ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन जो बी है, वाराणसी, पटना, बिजनौर या फिर बलिया, ये सभी जो शहरों के समूह हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और नेक्स्ट है कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। गोकाक जलप्रपात ये कहाँ है। तो ये सभी जो देखिए ये कर्नाटका में है और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन इसमें देखिए कर्नाटक राज्य में है। और इनमें से देखिए इसमें से 2 ऑप्शन सही है, यानी कि गोकाक जलप्रपात ये कर्नाटका राज्य में है और घाटप्रभा नदी पर है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पे 38वां प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है बताना है। तो इसका सही जवाब है दामोदर घाटी परियोजना है, इसका राइट आंसर होगा। और दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। और दामोदर घाटी जो परियोजना है वो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है और इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। 39वां प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में टर्शियरी
चट्टानों की उपस्थिति है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। अब इसका सही जवाब है यानी कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है और शिवालिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था। कोलंबस, ये बताना है कि कोलंबस किस देश का था। तो देख लीजिए, हम जानते हैं कि जो सेंट कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो यूरोप और भारत के बीच जब समुद्री मार्ग खोजने के लिए चले थे तो कोलंबस जो हैं वो स्पेन के निवासी थे, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इस तरीके से 1492 में वो यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले थे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है और देख लीजिए, सही जवाब इसका है 1658 ईस्वी, यानी कि 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीता था। और भारत में अगर देखें तो भारत में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही जवाब होगा यानी कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश पारित हुआ था। साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, नेक्स्ट प्रश्न है। तो साइमन कमीशन में हम जानते हैं कि साइमन कमीशन में कुल 60 सदस्य थे और इसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, यानी कि सभी इसमें भारतीयों को इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और यही कारण है कि साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उसका विरोध भी हुआ था। इसे साइमन कमीशन में चूँकि सभी श्वेत यानी कि सदस्य थे, यानी कि भारतीय नागरिकों को शामिल नहीं किया गया था भारत के किसी सदस्यों को, तो इसलिए इसे श्वेत आयोग के नाम से भी, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है, और अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। 44वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, यानी कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। और कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया था। और नेक्स्ट है कि किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल जो पद था वो अधिनियमित किया गया था। किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। 40वां प्रश्न है, देखिए इसमें किस भारतीयों को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। तो इसका देखिए सही जवाब है कि राजा राम मोहन राय जो हैं, इसके लिए सही ऑप्शन है कि राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, ये नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, यानी देख लीजिए दादा भाई नौरोजी जो हैं, यानी कि 1886, 1893 और 1906, यानी कि कुल 3 बार जो है ये दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और 48वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह उपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि अनुच्छेद 50 के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है। भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो कार्यकाल होता है वो देखिए इससे संबंधित इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जानते हैं कि भारत में जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अवधि का विस्तार किया जाता है या उसे निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, यानी कि 50वां नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान की शुरुआत कब की गई थी। रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1978 में रोलिंग प्लान की शुरुआत हुई थी। और जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद से जनता पार्टी की सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से लेकर के और 31 मार्च 1983 की अवधि के लिए
5 वर्षों के लिए एक योजना चलाई थी जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें कितने आयत हैं इस चित्र में, ये बताना है कि कितने आयत की संख्या इसमें कुल कितनी है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कशन करना इसमें थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, आप चित्र को देखिए और इसमें बताना है कि कुल कितने आयत इसमें हैं। तो देख लीजिए इसमें आयत की जो कुल संख्या है वो यानी कि इसमें कुल 15 जो है कि आयत है। आप देख सकते हैं फिगर को ध्यान से, तो इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी कूट भाषा में, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में वॉल्यूम को, ये देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो इसमें कह रहा है कि डिजाइन को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ई होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसका सही जो जवाब है वो, क्योंकि उसके अनुसार डिजाइन को लिखा जाएगा, तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है। इस तरीके से नेक्स्ट का प्रश्न है कि अब यहाँ से देखिए मैथमेटिक्स के प्रश्न है। तो मैथमेटिक्स का जवाब आपको बता देते हैं और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसमें देख लीजिए 53 का जो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जबकि 54 जो प्रश्न है 54वें प्रश्न का सही जवाब इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि। और नेक्स्ट है जो 55 जो नंबर सवाल है, इसका सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है इसमें देखिए जिसमें 56 जो 56 जो क्वेश्चंस हैं, इसका सही जवाब होगा इसमें, आप प्रश्न को देख सकते हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इसमें जो है कि चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, यानी कि 3, 5 और 15 का इसमें क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 25 इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि 58वां प्रश्न है, और इसके लिए जवाब इसमें सी सही है, क्योंकि काफ़ी आसान है, इसमें एचसीएफ पूछा गया है। तो इस सभी जो प्रश्न है मैथमेटिक्स के, तो इसका सभी का जो सॉल्यूशन होगा वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये 59वां प्रश्न है। देखिए हम जानते हैं कि इसके लिए किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसमें जो आवाज़ जो बदलती है यानी कि यौवनारंभ के दौरान, तो इसमें स्वर तंत्र यानी कि जो लैरिंक्स होता है उसके विकास के कारण होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और जब चालक में प्रवाही धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण बताना है कि कितना डिग्री होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण जब 90 डिग्री होता है, तो चालक को अधिकतम बल का अनुभव होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। और नेक्स्ट है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक जो है कि जो फंक्शनल ग्रुप का क्या निर्धारित करता है, जो प्रक्रियात्मक जो समूह होता है, तो उसका वो क्या निर्धारित करता है। तो इसमें देख लीजिए इसके रासायनिक गुणों को फंक्शनल ग्रुप के द्वारा हम किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर उसमें किसका मिश्रण होता है, ये बताना है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी होगा। और नेक्स्ट है कि अपघटन क्रिया कब होती है। अपघटन यानी कि जब किसी पदार्थ का अपघटन होता है, तो अपघटन क्रिया कब होती है। अपघटन क्रिया यानी कि जब एक अभिकारक विघटित होता है और सरल उत्पादों का निर्माण करता है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सूटेबल होगा। और नेक्स्ट है कि इसमें बताना है कि किस प्रकार के वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत इत्यादि। ये बताना है कि किस प्रकार के वातावरण में ये सभी घटक शामिल होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैविक वातावरण है, अजैविक वातावरण, उसके बाद है कि इसमें कृत्रिम वातावरण। तो ये इसमें सही जवाब इसका होगा, यानी कि अजैविक वातावरण के सभी घटक हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अजैविक वातावरण में ये सभी घटक जो है कि वो शामिल होते हैं। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 66वां प्रश्न है। देख लीजिए कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में जब दो तत्व मिलते हैं और आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
यहाँ हम देखते हैं इसमें ऑप्शन के आधार पे आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ सोडियम जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, मैग्नीशियम अलग हो जा रहा है, यानी कि ये तो विस्थापन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी जो NaCl हैं वो सोडियम और क्लोरीन दो जो है कि उत्पादों में अलग अलग बढ़ जाता है, यानी कि ये भी जो है कि ये विघटन, ये वियोजन है, यानी कि इसमें विघटन हो रहा है। जबकि इसके लिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि LMV-3 और M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है 68वां प्रश्न होगा, ये सभी देखिए करंट अफेयर के प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें सही जवाब इसका देख लीजिए और इसमें ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को हम जानते हैं उसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा बताना है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि भारत करेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के सामान्य अध्ययन के लिए कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल और ये है कि व्युत्पत्ति का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि रसिया ने इसका जो है कि परीक्षण किया है। और ये जो परमाणु ऊर्जा से संचालित एक प्रकार के मिसाइल हैं, यानी कि व्युत्पत्ति जो मिसाइल हैं उसका रूस ने सफल परीक्षण किया है। और रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। जबकि भारत के संदर्भ में हम जानते हैं कि भारत ने अपना सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में किया था और दूसरी बार 1998 में किया गया था। इस तरीके से ये सभी प्रश्न जो हैं कि सामान्य अध्ययन के हैं, काफ़ी उपयोगी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और आप कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं।